There's a 14 years old girl that comes to me. Parents told me that she is in a relationship. He's 22 and we are highly against it. अच्छा आप तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो, शक्ल देख के बता सकते हो कि दिमाग में क्या चल रहा है ना? आप इतनी देर से मेरे सामने बैठे हो, अभी तक तो आपने मेरी साइकी पढ़ ली होगी. ये साइकोलॉजिस्ट और साइकायाट्रिस्ट में क्या डिफरेंस होता है? Apparently he had a girlfriend At 11. at 11 and it was going serious for 2-3 years. Oh my, for Yeah. 2-3 Yeah, years? yeah. He's telling me how his girlfriend has commitment issues. हम और आप आई थिंक जा करके अपने पेरेंट्स से बोलते हैं कि भाई मेरी रिलेशनशिप है, ये वो, तो चप्पल पड़ेगी तो मैं पहले जाके पढ़ाई करूँ. या सेक्स इतना बड़ा टैबू क्यों है हमारी सोसाइटी में? क्योंकि उसके बारे में बात ही नहीं की जाती. इतना हाश टॉपिक है. नहीं मम्मी पापा से डिस्कस नहीं करेंगे, टीचर से कैसे डिस्कस करेंगे? डिस्कस नहीं करेंगे बट सेक्स कर लेंगे जाकर के. सेक्स एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो एजुकेशन उन्हें पॉर्न से मिलने की बजाय अगर किसी सेफ अडल्ट से मिलेगी तो आई थिंक दैट विल बी वेरी हेल्पफुल. But safe adults who? Like, Safe I adults can't would be- imagine my mother telling me those things. ये जो टीनेजर का दिमाग है ना, ये एक साइकोलॉजिकल कॉकटेल है. Okay. हॉर्मोन्स भी हैं, हाँ. इमोशंस भी है, लॉजिक थोड़ा कम. 22-23-24 साल वाले हैं, वो भी एक तरह से टीनेजर्स बुलाए जा सकते हैं. टीनेज गिल्टी प्लेजर मूवी. ये जवानी है दीवानी. मतलब मेरी क्या है? जानी दुश्मन. तुम तभी कूल बनोगे जब तुम रूल्स ब्रेक करोगे. तभी कूल बनोगे जब तुम ये ब्रांड पहनोगे. इस टाइम पे मम्मी पापा की बातें बेकार ही लगेंगी. फीमेल्स को कैसे सिखाया जाता है? बी स्वीट, काम. तो वो पैसिव अग्रेसिव वेज में या सेल्फ डिस्ट्रक्शन के वेज में अपने गुस्से को बाहर निकालती हैं या हर्ट को बाहर निकालती हैं. Not all females though. हमारे टाइम में ऑर्कुट होता था, इंस्टाग्राम नहीं होता था. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई डिड नॉट नो कि जो हम उनकी वॉल पे लिख रहे हैं इट इज विजिबल टू अदर्स. Everybody, yes. Okay. That was that girl's first time therapy session. So I asked her, how was it for you? And she tells me it was sick. I'm taken aback. She was like, Nana, I don't think you're getting it. What do you mean when you say sick? And she was like, I meant it was amazing. Okay, the Gen Z. Chaotic, awkward, confused, and काफी secretive. That's how I remember my teenage. What about you? Same boat, I think. Would just add overthinking and dramatic to it. Okay. So basically we have with us Naina. She's a clinical psychologist. और आज हम लोग टीनेज माइंड डिकोड करने वाले हैं. राइट नैना? Right. टेल अस समथिंग अबाउट योर प्रोफेशन यार. क्या करते हो तुम लोग सुबह से शाम तक? Often हमारे प्रोफेशन को ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया जाता है. A lot of times people would come to me and tell me, अच्छा आप तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो, शक्ल देख के बता सकते हो कि दिमाग में क्या चल रहा है ना? बहुत अभी Awful. इस कॉन्वर्सेशन के सुना बाद होगा भी हम ऐसे शक्ल लेके बैठ जाएंगे तुम्हारे सामने, बताओ मेरे दिमाग में क्या चल रहा है. आप इतनी देर से मेरे सामने बैठे हो, अभी तक तो आपने मेरी साइकी पढ़ ली होगी. बताओ मुझे क्या करने की ज़रूरत है. एंड ऑफन पीपल कम टू मी विद क्वेश्चंस लाइक बहुत स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रही है, बता दो क्या करना है. दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर अ क्विक फिक्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स. बट आई डोंट थिंक इट वर्क्स लाइक दैट बिकॉज एवरी स्टोरी इज़ वेरी यूनिक. So in our sessions, we try to explore that story, those sides of your story that has never been heard or understood, that is never seen by others. Okay. मतलब चल रहा होता है बैकग्राउंड में बहुत कुछ, बट आई डोंट थिंक वो विजिबल हो पाता है सबको. तो अंडरस्टैंडिंग दोज एस्पेक्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाई यू आर द वे यू आर. मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर नॉट बॉर्न एग्जैक्टली लाइक दिस. इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस. बहुत सारी चीज़ें लाइफ में होती हैं जो हमें कंडीशन करती है. लाइक फॉर एग्जाम्पल एक इंसान जिसको बचपन से बहुत ज़्यादा रिडिक्यूल किया गया है ना, हर चीज़ के लिए. तुम निकम्मे हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है, बेकार हो. तो ग्रोइंग अप दैट किड वुड बी वेरी वेरी कॉन्शियस ऑफ हाउ ही टॉक्स, हाउ ही वॉक्स, हाउ ही इज़ इन सोशल सेटिंग्स, राइट. तो अंडरस्टैंडिंग ये हुआ क्यों उसके साथ, ये स्टार्ट कैसे हुआ, गोइंग टू दोज डेप्थ्स, अंडरस्टैंडिंग इट. एंड द गुड पार्ट, healing is pretty much possible in the interpersonal context. अच्छा. जैसे हमारी पुरानी कहानियाँ होती हैं वैसे हम नई कहानियाँ भी क्रिएट कर सकते हैं. तो वो चीज़ें जो हमारी बचपन में शायद फॉर्म हो गई, अभी तक हम लेके चल रहे हैं, वो न्यू स्टोरीज के थ्रू हम एक न्यू डायरेक्शन में भी ले जा सकते हैं. Okay. सो दैट्स व्हाट आवर वर्क इज अबाउट. Okay. राइट. अच्छा, ये साइकोलॉजिस्ट और साइकायाट्रिस्ट में क्या डिफरेंस होता है? काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं इन दोनों में, मतलब इंक्लूडिंग मी. राइट.
सो बेसिकली अ साइकियाट्रिस्ट इज एन MBBS डॉक्टर. हम्म. ठीक है, उनके पास सिर्फ आपको असेस करने की नहीं, आपको मेडिसिन लिखने की भी प्रिविलेज होती है, जस्ट लाइक अदर डॉक्टर्स. Okay. And when we talk about counseling psychologists या clinical psychologists, we are trying to understand the symptomatology, and also help you govern a sort of a treatment Okay. through understanding your thought process, emotions, and rectifying the behavioral issues also. So we don't work with a medication, Okay. but we can give referrals if we think it is required. Okay. So basically आज ये जो टीनेजर्स पे जो बात हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन उन पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके बच्चे अभी टीनेज में आए हैं, टीनेजर्स हैं. एंड बेसिकली नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ आई है, एक मिनी सीरीज़ एडोलेसेंस, और उसकी Right. बहुत ज़्यादा चर्चा थी, as we call it. एंड उसमें जिस तरह से दिखाया गया है, तो एक 13 साल का बच्चा है, टीनेजर है, मर्डर कर देता है, बट उसका तो जो ट्रॉमा है वो है, बट फैमिली जिस ट्रॉमा से गुजरती है, वो Right. पेरेंट्स जिस ट्रॉमा से गुजरते हैं, क्यों टीनेजर्स इस तरह के क्राइम में इन्वॉल्व हो सकते हैं? राइट, अ वेरी वैलिड क्वेश्चन. स्पेशली ये सीरीज के बाद तो ये क्वेश्चन आई थिंक सबके ही दिमाग में आ रहा है आजकल. क्यों टीनेजर्स ऐसा करते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ नॉट लाइक जो टीनेजर क्राइम कर रहा है वो मेंटली अनस्टेबल है या मेंटली इल है, नहीं, ज़रूरी नहीं है. बट मोस्ट टीनेजर्स हु आर डूइंग दिस आर इमोशनली हर्ट. आप देखोगे, उनकी स्टोरी सुनोगे, यू विल सी दैट देयर इज सो मच ऑफ इमोशनल निग्लेक्ट दे माइट हैव फेस्ड. नॉट फीलिंग सीन, नॉट फीलिंग अंडरस्टूड, नॉट फीलिंग सपोर्टेड इन देयर एनवायरमेंट्स, है ना. तो उनको हर जगह से बस पेन एक्सपीरियंस हो रहा है, चाहे घर से, चाहे स्कूल से, फ्रेंड्स से, अपने आप से. दे ट्राइंग टू फाइंड सम सोल्यूशन, बट कहीं से भी कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है. तो जब सब दरवाजे बंद दिखते हैं ना, दे ट्राई टू कट द लास्ट कॉर्ड. ओके. Not to harm themselves or the other person, but to end the pain. Most of the times. But is it ending the pain? See, this is what their emotional minds tell them in that moment. अगर हम देखें, एक टीनेजर का दिमाग और एक अडल्ट का दिमाग बहुत अलग होता है. Exactly. That was my next question. कि Right. क्या डिफरेंस होता है, एंड ऑल्सो वो कौन सी लाइन होती है, वो कौन सा टाइम होता है जब माइंड ये वो कर लेता है कि अच्छा नाउ आई एम नॉट अ टीनेजर, अब हम एक एडल्ट हैं, तो वो कौन सी स्टेज होती है? राइट. जो टीनेजर माइंड है ना, उस टाइम तक हमारे ब्रेन का जो इमोशनल पार्ट होता है, जो कि एमिगडाला, अगर मैं साइंटिफिक टर्म्स में बोलूँ तो वो फुली फॉर्म्ड होता है. टीनेजर्स के जितने भी डिसीजंस होते हैं मोस्टली उसी एरिया से आ रहे होते हैं. दिमाग में आ रहा है ये करना है तो बस कर दिया, आगे की आगे देखेंगे, अभी नहीं सोचा. तो जो दूसरा ब्रेन होता है, जो लॉजिकल ब्रेन होता है, विच इज़ प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो अभी भी डेवलप हो रहा होता है. तो अगर हम बात करें लॉजिक की, तो टीनेजर के डिसीजन लॉजिक से कम इमोशन से ज़्यादा आते हैं. और अगर हम एक अडल्ट की बात करें तो वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स उनका डेवलप हो जाता है. तो एक अडल्ट सोचेगा अगर मैं ये करूँगा तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, पर एक टीनेजर वैसा नहीं सोचेगा. ओके. राइट. सो टिल द प्री फ्रंटल डेवलप्स, विच इज़ अराउंड 21 to 25 ईयर्स के बीच में. ओके. 21 to 25 यस. ओके. तब तक मोस्टली जो हमें ओवर पार करता है वो हमारा इमोशनल ब्रेन है, जो कि एमिगडाला. तो हमारे डिसीजंस तो इम्पल्सिव जो हो अभी सकते हैं. 22, 23, 24 साल वाले हैं वो भी एक तरह से टीनेजर्स बुलाए जा सकते हैं. नॉट कैनॉट से दैट, बट हाँ, कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अभी डेवलपिंग स्टेजेस में ही है, काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका होता है. बट अगर हम बात करें 13 साल 14 साल, आई डोंट थिंक उनके जो डिसीजन है इतने लॉजिकल होंगे, क्योंकि वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बना ही नहीं है. तो मैं नहीं कहूँगी वो टीनेजर गलत है. वो एक ऐसी स्टेज पे है जहाँ पे उसको इमोशन ज़्यादा ओवर पावर करते हैं rather than logic. राइट. And understanding them in those times, giving them that validation can bring about a huge change. ओके. मतलब आई रिमेम्बर जब 14-15 ईयर्स के थे, तो वो एक अलग सा एक एटीट्यूड होता है कि आई एम द कूलेस्ट, मेरा गैंग है, इट्स द कूलेस्ट, मम्मी पापा सबसे बेकार है दुनिया में. तो ये जो एक चीज़ होती है कि कुछ भी बोल देंगे, नहीं कुछ सोचना नहीं है, वो एक जो डिप्लोमेसी बड़े होके आने लगती है दिमाग में, वो उस टाइम नहीं होती है. तो ये क्या, ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है या इज इट जस्ट सम हार्मोनल थिंग्स दैट इज हैपनिंग, व्हाट इज इट? ये जो टीनेजर का दिमाग है ना, ये एक साइकोलॉजिकल कॉकटेल है. ओके. हॉर्मोन्स भी हैं, इमोशंस भी है, लॉजिक थोड़ा कम. राइट. तो जब हम इनसे ओवर पावर्ड है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, एमिगडाला वो कंट्रोल कर रहा है सब कुछ.
ओके तो वो इम्पल्सिविटी, वो रेज, वो बिना सोचे डिसीजंस लेना, वो ज़्यादा होगा। ये चीज़ ज़्यादातर एक तो ये पीयर प्रेशर का भी एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है इस चीज़ में। मैं कहूँगी कि पीयर प्रेशर आज की डेट में ना एक इनविजिबल ऑडियंस बन गया, जो कॉन्स्टेंटली एक टीनेजर के कान में बोलती रहती है पूरा दिन, तुम तभी कूल बनोगे जब तुम रूल्स ब्रेक करोगे, राइट। तुम तभी कूल बनोगे जब तुम ये ब्रांड पहनोगे। इस टाइम पे मम्मी पापा की बातें बेकार ही लगेंगी क्योंकि हमारी लाइफ के तो रूल्स ही अलग है। राइट। राइट। तो कॉन्स्टेंटली मेरे कान में जब यही चल रहा है कि मुझे अगर सोशली डिज़ायरेबल बनना है तो मुझे ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लॉजिक कहाँ है? राइट। ऑल्सो वो लॉजिकल ब्रेन डेवलप भी नहीं हुआ है इतना। राइट। तो मतलब एक तरह से अगर देखें तो कई बार जब ऐसे क्राइम्स होते हैं तो सीधे पेरेंट्स की परवरिश पर बात आ जाती है, बट कहीं ना कहीं ये आपके जो ग्रुप है, आपका जो फ्रेंड्स का ग्रुप है, वो ज़्यादा अफेक्ट करता है आई थिंक इस तरह की चीज़ों को। व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक इट्स बोथ। ओके। पेरेंट्स कैसे रह रहे हैं आपके साथ, पेरेंटिंग कैसी है। नहीं लाइक अगर इस सीरीज़ की बात करें तो उसमें उसकी सिस्टर भी है और वो शी इज़ अ नॉर्मल किड एंड उसको तो वो लोग रोते हैं एंड में इस चीज़ को लेके कि ये भी तो हमारी बच्ची है, इसको भी तो हमने वैसे ही पाला, उसने कुछ ऐसा नहीं किया तो उसने क्यों कर दिया? राइट। सो सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ज़रूरी नहीं है कि दो इंसान जो सेम एनवायरनमेंट में हो उनके रिस्पॉन्सेस सेम हो। अगर हम ट्विंस को भी देखें ना, वो सेम नहीं होते कभी भी। राइट। तो सेम एनवायरनमेंट में रह के भी दो लोग बहुत अलग तरीके से ग्रो कर सकते हैं। हर इंसान का किसी भी स्टिमुलस पे रिस्पॉन्स बहुत अलग हो सकता है। हो सकता है कि अगर मैं आपके सामने कुछ फियरफुल रख दूं तो आप उस चीज़ से लड़ने के लिए आगे बढ़ो, उसको भगाने के लिए, और मैं शायद उस चीज़ को देख के भाग जाऊँ। राइट। सिचुएशन वही है, रिस्पॉन्स बहुत अलग है। राइट। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द सेम एनवायरनमेंट, बट अगर हम उस सीरीज़ की भी बात करें तो वो बच्चा स्कूल में कितना बुली हो रहा था, उसके एनवायरमेंटल सर्कमस्टांसेस कैसे थे, how much that child was bullied. I still remember how he spoke about I am ugly in his therapy session. How he spoke about कि my father looks away जब मैं अच्छा परफॉर्म नहीं करता फुटबॉल खेलते हुए। एंड अगर हम उस सीरीज को भी देखें तो हम देखते हैं कि फादर कैसे अपने इमोशंस को वैसे तो एक्सप्रेस नहीं करते, पर एकदम से एक इमोशनल आउटबर्स्ट होता है वेर ही गेट्स वेरी अग्रेसिव, शेड तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, है ना। एंड मदर को कैसे दिखाया, इमोशनली सबमिसिव, सब पी जाती हैं बस। तो एक अगर मैं कहूँ तो रोल आइडेंटिफिकेशन भी है कि एक लड़का अपने फादर के साथ रोल आइडेंटिफिकेशन ज़्यादा कर रहा है और जो लड़की है वो अपनी मदर के साथ रोल आइडेंटिफिकेशन ज़्यादा कर रही है, तो वो शायद गुस्सा दे के गुस्से को पी रही है। इज इट ऑल्सो कि मेल और फीमेल मतलब मेल और फीमेल माइंड्स जो हैं एज टीनेजर्स अलग अलग वर्क करते हैं? अकॉर्डिंग टू द रिसर्चेस सो फार देयर इज सम डिफरेंस। लाइक हमारी सोसाइटी में मेल्स को हमेशा सिखाया जाता है मैन अप, तो वो अपने हर्ट को अग्रेशन में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, और फीमेल्स को कैसे सिखाया जाता है, बी स्वीट, काम, तो वो पैसिव अग्रेसिव वेज में या सेल्फ डिस्ट्रक्शन के वेज में अपने गुस्से को बाहर निकालती हैं या हर्ट को बाहर निकालती हैं। नॉट ऑल फीमेल्स दो। हाँ, दैट्स वेयर आई एम कमिंग टू। तो अगर हम देखेंगे मेल्स में फिजिकली विजिबल चीज़ें ज़्यादा देखोगे, फाइट्स हो गई, बुलिंग हो गई, है ना, थेफ्ट हो गया, और फीमेल्स में क्या चीज़ें ज़्यादा देखोगे, इमोशनल मैनिपुलेशन हो गई या फिर ट्रोलिंग कर दी, है ना। बट अब आज की डेट में वो लाइंस ना बहुत ब्लर हो रही हैं। राइट। पेन डज नॉट डिस्क्रिमिनेट, इट इज़ द एक्सप्रेशन दैट डज, राइट। तो आज की डेट में वो बाउंड्री ज़रूर ब्लर हो रही हैं। आप देखोगे फीमेल्स भी उस फॉर्म में आ रही हैं वेयर दे आर फिजिकली एक्सप्रेसिंग इट, a male is also going to that category where he is just taking it in right. तो वो boundaries आज की डेट में blur ज़रूर हो रही हैं, and there are a lot of researches that are ongoing also about the same, but अभी तक जो researches हैं so far they talk about how males try to show it through physical aggression and females they try to show it through the emotional ways. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है NCRB, उसका है कि 2010 से लाइक 2010 से 14 के बीच जो जुवेनाइल क्राइम्स थे वो 47% बढ़े थे, लेकिन 2014 से 24 जो अभी लास्ट 10-11 ईयर्स हैं इसमें 60% बढ़ गए हैं। तो
ये जो टाइम के साथ ज़्यादा क्राइम बढ़ रहे हैं टीनेजर्स में, ये क्या, इसको किस तरह से देखते हैं आप? एक्सपोजर बहुत बढ़ गया आज की डेट में, नॉट लाइक पहले नहीं था, पर आज की डेट में पहले से ज़्यादा है। हम्म आप देखो सोशल मीडिया पे किसी भी टाइप का कंटेंट उनके लिए कितना रेडिली अवेलेबल है। एनीथिंग दे वांट टू वॉच इज देयर। राइट। Social media has become a big means of spreading all sorts of information, be it age appropriate or not. So you will see a lot of time teenagers consuming content which is not even age appropriate. And teenage mind बड़ा curious होता है, experiment तो जी हमें करना ही करना है। करेक्ट। करेक्ट। तो जो हम देखेंगे और हमें ना बोल दिए कि ये नहीं करना बेटा, इससे नुकसान होगा, वो तो हमें ज़रूर करना है। एक बार एक्सप्लोर करके तो देखें। करेक्ट। करेक्ट। ऑल्सो अगर हम देखेंगे कि आज की डेट में इमोशनल अवेलेबिलिटी ऑफ अडल्ट्स भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गई है। वर्किंग पेरेंट्स हैं, नॉट सेइंग कि दैट्स अ रॉन्ग थिंग, बट आई थिंक अ बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट बैलेंस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज जब बच्चे के लाइफ में वो सेफ अडल्ट्स कम होते जाते हैं ना, तो वो सॉल्यूशन अपने प्रॉब्लम की खुद निकालने की कोशिश करता है। उसका लॉजिकल ब्रेन अभी इतना डेवलप हुआ नहीं है। इमोशनल ब्रेन से उसे जो समझ में आएगा वो ट्राई कर लेगा, बिकॉज दैट्स द ओनली मीन्स दे हैव, which has led to an increase in the crimes as well. राइट। इनफैक्ट आज ही एक स्टोरी पढ़ रहे थे, नासिक की थी, कि क्लास 7 से क्लास 10 के कुछ स्टूडेंट्स का एक प्राइवेट स्कूल में बैग्स चेक किए गए और उसमें नाइव्स मिले और कॉन्डम्स मिले। तो what is your take on this thing? I think it's the same thing again. Lack of awareness एक तो कि what is age appropriate behavior, what is not, social media पे readily content available होना, and not having people near them who can educate them, who can help them understand things. टीनेजर के लिए जो सेक्स एजुकेशन है वो आई थिंक पॉर्न से ही शुरू हो जाती है। हाँ बिल्कुल। राइट। तो उस पर क्या है, लाइक व्हाट, हाउ डू, इज देयर अ करेक्ट एज फॉर वॉचिंग पॉर्न? करेक्ट एंड करेक्ट में तो नहीं जाऊंगी, बट आई वुड से सेक्स एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो एजुकेशन उन्हें पॉर्न से मिलने की बजाय अगर किसी सेफ अडल्ट से मिलेगी फर्स्ट टाइम, तो आई थिंक दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। But safe adults who? Like, Safe I adults can't would be- imagine my mother telling me those things at because there is a 13, lot of 14. stigma in the society. Right. तो अगर हम इसको स्कूल में करा रहे हैं, स्कूल में वर्कशॉप्स हो रही हैं, टीचर्स करवा रहे हैं, ट्राइंग टू नॉर्मलाइज दिस। सेक्स इतना बड़ा टैबू क्यों है हमारी सोसाइटी में? क्योंकि उसके बारे में बात ही नहीं की जाती, इतना हाश टॉपिक है। नहीं, मम्मी पापा से डिस्कस नहीं करेंगे, टीचर से कैसे डिस्कस करेंगे? डिस्कस नहीं करेंगे बट सेक्स कर लेंगे जाकर के। और हमें इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? हमारे दोस्त और पॉर्न वेबसाइट्स। हाउ रियलिस्टिक इज इट गोइंग टू बी गेटिंग इट फ्रॉम पॉर्न, स्पेशली जहाँ पे चीज़ें इतनी अनरियलिस्टिक है, और फ्रेंड्स जो सेम ही एज ग्रुप के हैं, जिनकी डेवलपमेंट हमारी ही जितनी है। तो इफ इंफॉर्मेशन इज कमिंग फ्रॉम देयर, आई डोंट थिंक दे विल बी एबल टू टेक द काइंड ऑफ डिसीजंस दैट दे वुड टेक इफ दे गेट इट फ्रॉम इन्फॉर्म्ड पीपल। तो ये सेक्स एजुकेशन तो अभी आप देखोगे रिसेंट टाइम्स में इस चीज़ को तो बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है, इतने लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़। एंड स्कूल्स में आज की डेट में ये करना, सेफ टच स्पेशली इसके बारे में बात करना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो गई हैं। इट्स टाइम वी ब्रेक द टैबू, इट्स टाइम वी ब्रेक दैट साइलेंस जो इतने टाइम से चला हुआ आ रहा है, इज़ वॉट आई बिलीव। बट यू बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, उस स्टेज पे क्या ऐसा चल रहा होता है दिमाग में? वाई डू दे वॉन्ट टू हैव सेक्स एट दैट स्टेज, एट दैट यंग एज? टीनेज ऐसी एज है जहाँ पे आप देखोगे बॉडी में इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं, हार्मोन्स में इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं, योर प्राइवेट पार्ट्स आर डेवलपिंग, है ना, बॉडी में आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, राइट? अब जब इतने सारे टीनेजर्स चेंजेस देखेंगे अपनी बॉडी में, क्वेश्चंस भी अराइज होंगे। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इट, व्हाट इज़ इट दैट इज़ हैपनिंग टू मी, है ना? बहुत सारे इमोशंस भी सर्च करेंगे। आप देखोगे ज़्यादातर उस टाइम आइडेंटिटी भी फॉर्म कर रहे होते हैं और रोमांटिक रिलेशनशिप्स भी उसी टाइम पे डेवलप होने स्टार्ट होते हैं, ये टीनेज के टाइम पे।
आजकल तो मैं कहूँगी उससे भी पहले होने स्टार्ट हो गए हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एक्सपोजर. There are people coming to me at 11 years and telling me I have a girlfriend who's not giving me time and is not emotionally available. I want to hear more such stories. Come on now, tell us something, like some more stories इस तरह around these. Right. So this is what I'm trying to say कि exposure ने ना बहुत चीज़ें टाइम से पहले करवानी शुरू कर दी है. और इन बच्चों में क्यूरियोसिटी बहुत है क्योंकि इनको नहीं पता है क्या हो रहा है हमारे साथ. सब कुछ नया नया है. आपको भी कोई नई चीज़ मिलेगी है ना, आप एक्सप्लोर करोगे ना. आपको कोई गैजेट ही मैं नया दे दूँ, वोंट यू बी क्यूरियस टू नो क्या क्या फीचर्स हैं, क्या होता है इससे, कैसे यूज करते हैं. यू वुड लाइक टू ट्राई इट ऑल्सो. सेम बॉडी में भी वही हो रहा है. इमोशन सर्च कर रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं. अब क्यूरियोसिटी हो रही है क्या ये, करना क्या है इसका. अब यहाँ से सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन मिल रही है दोस्तों से, सोशल मीडिया से. कोई ऐसा इंटरेस्टिंग केस जो आपको याद हो? एंड let's talk about this one only, this 11 years old boy. Okay, क्या बातें की उसने? And this boy, he came with his parents and उसके parents कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा behavioral changes आ रहे हैं. चिड़चिड़ा ज़्यादा रहने लग गया है, खाता पीता नहीं है, है ना. स्कूल में भी अग्रेसिव हो गया है, कंप्लेंट्स आने लग गई हैं, हमसे भी तमीज़ से बात नहीं करता, बहुत रिबेलियस हो गया हमारा बच्चा. मदर वॉज प्रोफ्यूजली क्राइंग कि मेरा बेटा बस सुनता ही नहीं है मेरी, बहुत उल्टे जवाब देने लगा. एंड व्हेन आई स्पोक टू द किड, he told me what was happening in his life. Apparently he had a girlfriend at 11. At 11. Okay. And it was going serious for 2-3 years. Oh my, for 2-3 years? Yeah. 2-3 years. So at 8 he already had a girlfriend. And he's telling me how his girlfriend has commitment issues. Oh my god. So it was study issues solve kar lo bhai. I really didn't know what to say. What were the commitment issues like? कुछ और elaborate करके बताया. Commitment issues were कि how she's speaking to other guys in the classroom also, not giving him all the attention. Oh. She was making notes for other people also, not just me. She's sharing her meals with other boys also, not just me. Oh. She's given her contact information to other people also. And she's texting them. At 11, they have a phone. Insecurity. Okay. Yeah. So, and it turned out when I explored his family dynamics also, how much neglect there was. Okay. That boy rarely got to speak to his parents. Parents were too busy in their own lives. नहीं है अवेलेबल बच्चे के लिए, वो कुछ भी बोले उसको डिसमिस कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं. So when he got that attention from that girl, even little bit, it created a lot of emotional dependency. Finally somebody can see me and love me. Finally I get that attention. मतलब हम जब फर्स्ट टाइम सुनते हैं 11 साल का बच्चा रिलेशनशिप में कमिटमेंट इश्यूज है, it looks funny, really does. But when you go into the depth, you see how deprived that boy was and how important it was for him to get her attention, because that was the only source of attention. It was saddening to hear that, honestly. True. How much he craved for it from outside world. Of course, because he did not have it at home. And now that that girl was not giving him the desired attention, his behavior started changing. Became more irritable, not eating properly, not sleeping properly. पेरेंट्स से ज़्यादा इरिटेट होना, उल्टे जवाब देना, बिकॉज अंदर बहुत कुछ चल रहा था. वो जो कनेक्शन था ना, वो थ्रेटन हो रहा था विद दैट पर्सन. ये हम बहुत बार ऊपर की स्टोरी सुन के उसको डिसमिस कर देते हैं, जो अंदर है वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते. इसी वजह से उस बच्चे को सारी डिसीजन मेकिंग ना अकेले ही करनी पड़ती है. वो बहुत अकेला हो जाता है इस डिसीजन मेकिंग में. हाँ, अच्छा, यहाँ पे मतलब पेरेंट्स की काउंसलिंग भी उतनी ही ज़रूरी होती है, क्योंकि मतलब ऑनेस्टली अगर 11-12 साल की एज में कोई बच्चा जा कर के, हम और आप आई थिंक जा कर के अपने पेरेंट्स से बोलते कि भाई मेरी रिलेशनशिप है, वो तो चप्पल पड़ेगी तो मैं पहले जाके पढ़ाई करूँ. तो इस क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट्स एक ऐसी स्टेज पे हैं जहाँ दे हैव बिगर इशूज़ टू डील विद. तुम्हारी 11-12 साल की रिलेशनशिप में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, एंड ऑब्वियसली दे नो कि व्हाट इज़ इट. तो पेरेंट्स की काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है, एंड हैव यू
I think counseled such parents also? I think is the most important thing in a Hmm. child's case. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखोगे फैमिली डायनामिक्स में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ निकलती है. Hmm. पेरेंट्स आएंगे जी हम तो बेस्ट पेरेंटिंग प्रोवाइड करते हैं. Hmm. हमने तो सब कुछ दे रखा है इसे. अच्छे स्कूल में भेजते हैं, अच्छा खाना देते हैं, अच्छे घर में रहते हैं, Hmm. सारी जो चीज़ें इसको चाहिए वो अवेलेबल करके देते हैं. हम तो अच्छे पेरेंट्स हैं. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स की थिंकिंग भी यही है ना कि सिर्फ रिसोर्सेज दे देना इनफ है. Hmm. बिकॉज अनफॉर्चुनेटली उनकी भी पेरेंटिंग ऐसी ही रही होती है. Right. तो वो इमोशनल कनेक्ट कितना ज़रूरी है, वो इमोशनल अवेलेबिलिटी कितनी ज़रूरी है, जब तक हम उन्हें एजुकेट नहीं करते वो कॉन्सेप्ट उनके लिए भी बहुत एलियन है. तो Hmm. उनको एजुकेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट दे नो हाउ टू डील विद देयर चाइल्ड. और अगर बच्चे के लिए घर पे एक सेफ स्पेस है ना, आई डोंट थिंक उसको इधर उधर जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी. Hmm. Hmm. They can very openly sit and discuss with their parents what's going on. Right. It's very important. अच्छा, सोशल मीडिया टीनेजर्स के लिए एक एस्केप रूट होगा या फिर इज इट अ ट्रिगर? Interesting. I think it's both. ओके. Because जब लाइफ में बहुत chaos चल रहा है ना, उसे डील नहीं कर पा रहे, अपने आप को नम करना चाह रहे हैं, तो सोशल मीडिया में एस्केप ढूंढते हैं, अपने आप को सूद करते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं, वहीं बिजी रखते हैं. पर जब वो ये सोशल मीडिया उनकी इनसिक्योरिटीज़ को ट्रिगर करने लगता है ना, लाइक्स नहीं मिल रहे, बुरे बुरे कमेंट्स आ रहे हैं, इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं मिला दोस्तों से. बट मतलब इस तरह का अडल्ट्स में भी होता है, तो वो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस मैं ये कहूँगी अडल्ट में लॉजिकल पावर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अ टीनेजर. अडल्ट को एक चीज़ पे लेके आना, उसको रियलाइज करवाना कंपैरेटिवली इजियर देन अ चाइल्ड. ओके. उस बच्चे में वो रीजनिंग इतनी नहीं है. तो एक अडल्ट के लिए वर्सेस एक बच्चे के लिए मैं कहूँगी बच्चा तो आइडेंटिटी फॉर्मेशन वाले स्टेज में ना, वो अपनी आइडेंटिटी अभी भी बना रहा है. और जब इस बच्चे की आइडेंटिटी इशूज रिजॉल्व नहीं होते ना, तो ये इसको अडल्टहुड में ले जाता है. तो आप देखोगे अडल्टहुड में भी सेम इश्यूज कंटिन्यू हो रहे हैं. क्यों? वो क्योंकि उस स्टेज में रिजॉल्व ही नहीं हुए थे. तो बहुत सारा अनरिजॉल्व बैगेज है ना, हम अडल्टहुड में ले ही जाते हैं, चाहते ना चाहते हुए. करेक्ट. अच्छा, तो वही चीज़ है कि मतलब ट्रोल या कमेंट इस तरह के जो आते हैं, नेगेटिव कमेंट्स, उनको टीनेजर्स किस तरह से लेते हैं और किस पॉइंट पे उनको समझाया जाए कि दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, ये दिस इज़ नॉट लाइफ एंड डेथ? मुश्किल है. Honestly, I think I have been in the same boat as a teenager. ओके. ओके. So it was very important for me. हमारे टाइम में ऑर्कुट होता था, इंस्टाग्राम नहीं होता था. ओके. तो वहाँ पे जाके उनकी वॉल पे पोस्ट करना, इमीडिएट आंसर ना मिलना. ऑर्कुट तो कुछ ज़्यादा ही पब्लिक था भाई. हाँ, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई डिड नॉट नो कि जो हम उनकी वॉल पे लिख रहे हैं इट इज विजिबल टू अदर्स. एवरीबडी. यस. ओके. एनी विच वेज, तो वो जो चीज़ है ना, वहाँ पे जवाब ना मिलना इंस्टेंटली, तो टीनेज दिमाग ना बड़ा अर्जेंसी और इंटेंसिटी क्रेव करता है. मुझे तो ऐसा लगता था कि अगर किसी ने उसी टाइम जवाब नहीं दिया तो या तो उस इंसान को मैं बहुत नापसंद हूँ या उसे कुछ हो ही गया है. ओके. तो मैं कहूँगी टीनेज दिमाग बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव है. वो इम्पल्सिविटी रहती है वहाँ पे कि कैसे करना है टैकल. उस टाइम पे उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको पॉजिटिव वैलिडेशन आसपास के लोगों से मिलती रहे. वैलिडेशन बहुत ज़रूरी है इस टाइम पीरियड पे, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग देयर सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्रू द सेम. हाउ मच पीपल लाइक देम, अप्रिशिएट देम. ओके. तो एक इशू ये भी रहता है कि पेरेंट्स जो हैं वो मतलब बच्चों के लिए फ्रेंड्स कम रहते हैं और कंट्रोलर ज़्यादा बनना चाहते हैं. ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं बच्चों की तरफ से. आती हैं, बिल्कुल आती हैं. कुछ केस अगर हो तुम्हारे पास जिसको साइड करके तुम बता सकते हो ऐसा? हाँ, ये केस तो थोड़ा देखो नॉट यूजुअली फाउंड, बट हाँ आजकल ऐसी चीज़ें हो भी रही हैं. देयर इज़ अ 14 years old girl that comes to me. ओके. She's still in therapy, doing better now. ओके. So she came with her parents and parents told me that she is in a relationship and we are highly against it. Okay. This is not good for her.
तो पेरेंट्स को बोलो 4 साल बाद वो भी अगेंस्ट हो जाएगी, डोंट वरी। एंड एट 14 दे आर क्वेश्चनिंग हर कि इस लड़के से शादी कैसे कराएंगे, इसका तो करियर भी स्टेबल नहीं है, ओह गॉड। इसकी तो फैमिली भी ऐसी है वैसी है। आई वाज लाइक कि इज यंग, राइट, एंड अभी वहाँ तक हम क्यों पहुँच गए हैं। हाँ। बट अभी मैं देखो अगेन अपने दिमाग में बहुत आगे पहुँच चुकी थी, हम्म, बट अगेन आई टोल्ड माई सेल्फ नहीं रहना, इतनी आगे नहीं पहुँचना, सुनते हैं क्या बोल रहे हैं। हम्म, एंड व्हेन आई हियर देम आउट आई आस्क्ड देम हाउ ओल्ड इज ही, हम्म, ही इज 22, ओके। he was older to her. हम्म, And turned out that boy, he was asking her for a lot of things which were very age inappropriate, ओके। like asking her to share nude pictures, right, हम्म, asking her personal information about the family, manipulating her into doing things. And that girl, she got so invested in that relationship that even the thought of leaving the boy, it was like a near death experience for her. I can't live without him. I just can't live without him. I know my parents don't like him, but I know he's the best one for me. How do you deal with that? हम्म। So how do you deal with A that girl with exactly? such fixed beliefs. हम्म, फिर ज़रूरी था उससे उसका जो सेफ स्पेस रिलेशनशिप था उसको छीनने से ज़्यादा ज़रूरी था ये आइडेंटिफाई करना उसकी लाइफ में बाकी एरियाज में क्या मिसिंग है। हम्म, दोस्त नहीं है, स्कूल में बहुत बुली होती है, हम्म, लोग छोड़ देते हैं, मजाक उड़ाते हैं बहुत ज़्यादा, टिमिड है, वीक है, okay, अच्छी नहीं दिखती। अगेन टेकिंग शॉट ऑन हर सेल्फ इस्टीम। घर की बात करें, पेरेंट्स इमोशनली अवेलेबल नहीं है, हम्म, है ही नहीं, बस ट्यूशन भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जब उसकी लाइफ में इतना कुछ मिसिंग है, हम्म, शी फाउंड दिस रिलेशनशिप टू बी हर सोर्स ऑफ सर्वाइवल and safety and identity. हम्म, Now, this is not just a relationship, it's much more than that. So, if you ask her to leave it because there are so many red flags, she's going to show you how those red flags are not red flags. okay. Greenest forest ever. Exactly. हम्म, So, instead of attacking that green forest, how about you create that green forest in other areas of life first हम्म, so that एक balance बन जाए, right. एक सर्वाइवल टूल किट ऑलरेडी रेडी है। नाउ व्हेन यू रीजन विद हर ना, हम्म, it's easier for her to understand. right. So never attack something that is helping them survive. हम्म, Create survival in other areas of life, create safety in other areas of life, and then maybe rationalizing and talking about how it is good and how it is not. छोटा सा फन सेशन, क्विक आंसर्स देना आप, ठीक है। टीनेज गिल्टी प्लेजर मूवी। ये जवानी है दीवानी। ओके। ओके, गिल्टी प्लेजर मतलब वो तो आई थिंक सबको पसंद है। I love watching that movie so far also. You know- Whenever I'm stressed out, I just want to watch that movie. पता है मेरी क्या है? जानी दुश्मन। ओके, डम्बेस्ट थिंग यू बिलीव्ड एज अ टीनेजर। यही कि इंस्टेंट अगर जब आप नहीं आते हैं तो इधर द पर्सन हेट्स मी और दैट पर्सन हैज डाइड। You also believed that. Did you believe that? Yeah, I did back then. Okay. Now you regret. Not regret it, but would just like to tell my younger self, breathe. It's not that deep yet. One weirdest case. Hmm. Was it the same or do you have any other case? केस की बात तो नहीं करूंगी, समथिंग दैट हैपेंड एट द एंड ऑफ द सेशन वंस, What? and that was that girl's first time therapy session. So I asked her, how was it for you? And she tells me it was sick. I'm taken aback. I'm like, what happened? She's like, it was sick. I'm like, The session was sick. I was like, what happened? Can you tell me? Can you help me understand what happened? And she was like, Nana, I don't think you're getting it. Like, what do you mean when you say sick?
And she was like, I meant it was amazing. Okay, the Gen Z. Yeah, the Gen Z. Okay. And that was the time I realized I'm I think getting that's old. a totally different topic. Gen Zs and counseling Gen Zs is a totally different thing. Okay, we'll talk about that also. One last thing. What is more dangerous? Love at 16 or PUBG addiction? Oof, tough one. Yeah. Uh, I don't think it's gaming or loving that is dangerous. I think what is attached to it is what makes it more dangerous. For example, a child falling in love at 16 with low self esteem, Hmm. no emotional safety in the background, Hmm. more of emotional dependency. For them, they latch onto that person. Leaving that relationship gets very difficult and dangerous then. And when we talk about PUBG or gaming, when they start using it as a means of dissociating from real life problems, Right. Hmm. then it becomes a problem. So I don't think it is the very act that is dangerous, but what is attached to it that makes it dangerous. Okay. One last message as a psychologist to all the teenagers who may be watching this and all the parents, teenagers के parents. टू द टीनेजर्स आई वुड से तुम गलत नहीं हो, तुम्हारे इमोशंस बहुत हैवी है Okay. एंड यू आर नॉट सपोज टू डील विद देम ऑल बाय योर सेल्फ. बस ट्रस्ट करो और एक किसी सेफ अडल्ट को जाके बोल दो आई एम नॉट ओके, एंड आई थिंक दैट सेंटेंस विल चेंज योर लाइफ. Okay. एंड देयर जर्नी इज लाइक अ स्टोरी. स्टोरी चाहे कितनी भी डार्क क्यों ना हो, उसका नेक्स्ट चैप्टर लिखा जा सकता है. Right. So I would say go seek help if it comes to that. Okay. And for the parents? To the parents, I would say try to be listeners and not people who try to fix their children. Hmm. Because when you start fixing, they stop talking. They stop seeing you as the safe person. And Right. they start repelling you. Hmm. So it's important that you listen without any biases, no judgment. Listen and just listen to understand. Okay. We hope you understand what she just said. And on that note, thank you, Naina, for being with us. Thank you And- so much for having me, guys. Okay.